हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी हो चुका है काफ़ी डिटेल में, केमिस्ट्री भी लगभग खत्म होने वाला है। 3 चैप्टर रह गए हैं, जिसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे 3 चैप्टर रह जाएंगे, ठीक है? और इसके बाद आपका साइंस जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा आपका काम, जितना रिवीजन कर सको, साइक्लिक रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन जितना करोगे उतना तुम्हारे बेनिफिट में बात जाएगा, ठीक है? और पीवाईक्यू लेक्चर जो हम दे रखे हैं पहले, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, ठीक है? और जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे निकाल निकाल के पीवाईक्यू, ठीक है? राइट? तो प्लीज कंफर्म करें वॉइस क्लियर है? प्लीज कंफर्म वॉइस क्लियर है क्या? है फ्यूल पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स, फ्यूल पॉलीमर प्लास्टिक एंड एक्सप्लोजिव। इसका पीवाईक्यू ढूंढना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज काफी स्कैटर्ड है, राइट? तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ये आपको ग्रुप में या एप्लीकेशन में अवेल करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो आज आपका जो पीवाईक्यू होता है क्लास के बाद, वो नहीं होगा, वो आपको क्लास के बाद अवेल कर दिया जाएगा या अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है? राइट? तो आप लोग उसको वहां से करोगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बस चैप्टर, बुझा रहा है ना? चलो, चलिए फिर बात करते हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज नोन एज फ्यूल। वो चीज जो जला रहा होता है, कंबशन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल, वुड हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट, वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या है? ये सब फ्यूल है ना? सारे के सारे क्या है? फ्यूल है। और सारे फ्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऑल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग कल ही आपको बताए थे। हाइड्रोकार्बन मतलब वो चीज जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से बने, ठीक है? तो सारे फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन के मिश्रण से बनते हैं, मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं जब फ्यूल, अच्छा कुछ और चीज आगे देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं। तो फ्यूल, ये आपका फ्यूल है, ये आपका फ्यूल है, ईंधन है। ईंधन के तौर पे आप कुछ भी ले लो, है ना? कोई भी ज्वलनशील सामग्री, पदार्थ आप ले लो, लकड़ी ले लो, कोल ले लो, पेट्रोलियम ले लो, केरोसिन ले लो, है ना? अपनी एक्स ले लो, कुछ भी चीज़ जो जल सकता है वो ले लो। लेने के बाद उसको O2 से रिएक्ट करवाओ, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ। करवाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? CO2 मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा एनर्जी। आपको मिलेगा एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा? 2 फॉर्म में, या तो आपको लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिलता है, या तो आपको हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलता है। मिलता है ना? मिलता है ना? चलिए, तो ध्यान रखो, कोई भी ईंधन ले लो, कोई भी ज्वलनशील मटेरियल आप ले लो, ठीक है? कोई भी ज्वलनशील मटेरियल ले लो, फ्यूल ले लो, ईंधन ले लो, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, राइट? आपका वुड हो, केरोसिन है, उसको रिएक्ट करो O2 के साथ। क्या मिलेगा आपको? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। बहुत ही बेसिक बुनियादी बातें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है? जब भी तुम 1 केजी या 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हो, और 1 केजी 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जितना ज़्यादा हीट मिलता है, उसको बोलते हैं उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है? राइट? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है? तुम किसी भी तरह का फ्यूल ले लियो, चाहे वो वुड हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, केरोसिन है, अलग-अलग फ्यूल का अलग-अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर आप फ्यूल को ले लो, उसको क्या करोगे? कंबस्ट करोगे, उसको जलाओगे। जलाने के बाद जितना आपको हीट मिलता है, उस हीट पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फ्यूल का कैलोरिक वैल्यू कितना है, कैलोरिक वैल्यू कितना है, ठीक है? राइट? और इसका यूनिट क्या होता है? कैलोरिक वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर करते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर से। इसको मेजर कैसे करते हैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर से। इसका यूनिट क्या होता है? यहाँ लिखा नहीं है, क्या लिख देते हैं? केजी, एक मिनट को, जूल पर ग्राम, है ना? यूनिट क्या होता है? जूल पर ग्राम, ठीक है? चलो, और इसको मेजर करते हैं हम लोग, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉम्ब कैलोरी मीटर, है ना? सर उसकी बातें भी फ्यूल की तरह है, वो भी मेरा खून बंद कर देती है। बेटा तुम भी अपने घर वालों की तरह, घर वालों के लिए ईंधन की तरह ही हो, है ना? कुछ करते नहीं हो तो तुम्हारे घर वालों का भी खून ही जल रहा होगा, ठीक है? दीपक नॉन मेडिकल बोल रहे हैं, परमार सर से कॉपी किया हुआ है क्या? अबे भाई, परमार सर का कॉपी किया हुआ चैनल नहीं है, परमार सर का ही चैनल है, ठीक है? राइट? यहाँ साइंस हम पढ़ाते हैं और बाकी सब सर पढ़ाते हैं, मिलजुल के चलता है हम लोग का काम। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे हैं हम लोग, ठीक है? चलो, अच्छा सवाल ये आता है कि अलग-अलग फ्यूल के बारे में बात की कि हम अलग-अलग फ्यूल है और सबका अलग-अलग क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है ना? सबका अलग-अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। तो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है? सबसे हाईएस्ट आपका हाइड्रोजन का। सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है? हाइड्रोजन का है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लीन फ्यूल, साफ फ्यूल। क्योंकि ये क्लीन है, तो इसको हम लोग लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल में रखते हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ये नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्रदूषण प्रदूषण जो है नहीं करता। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का फ्यूल, ठीक है? इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे कंसेप्ट कार्स जो हैं, है ना? बात होता है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल पे रन करेंगी, ठीक है ना? पहले हम लोग पेट्रोल पे थे, फिर शिफ्ट हुए हम लोग डीजल पे, फिर शिफ्ट हुए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, फिर शिफ्ट हुए हम लोग हाइब्रिड पे, और अब शिफ्ट होने का बात हो रहा है किस पे? हाइड्रोजन फ्यूल पे, हाइड्रोजन फ्यूल पे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है? ओके? हाइड्रोजन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके फ्यूल बनाया जा रहा है बेसिकली। हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके क्या क्या बनाया जा रहा है? फ्यूल बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं लोग हाइड्रोजन फ्यूल। क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, इसलिए हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके फ्यूल बन रहा है, उसको बोलते हैं क्लीन फ्यूल। गॉट इट? सुरजीत दास, क्लियर है अभी? ठीक है? जब भी आप हाइड्रोजन को जलाओगे ना, तो आपको वाटर वेपर मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन को बंद करोगे तो वाटर वेपर मिलेगा, दैट इज़ H2O मिलेगा, जिसको आप अगेन एज़ अ बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आपको CO2 जो है वो ना के बराबर मिलता है, मतलब बहुत क्लीन है हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा एज़ अ फ्यूल, और इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ठीक है? सर हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड मतलब होता है आदित्य, एक ऐसी व्हीकल, है ना? जो आपके डीजल से भी चल रही हो,
और आपके इलेक्ट्रिक से भी चल रही हो। जब तक आप उसको डीजल पर रन करोगे, उसका इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होता रहता है ना? डायनेमो जो है वो क्या करता है, उसको चार्ज करता रहता है। उसके बाद जब आपका पेट्रोल या डीजल खत्म होता है, तो आप उस व्हीकल को क्या करते हो, इलेक्ट्रिक में स्विच कर देते हो। फिर कुछ देर आप उसको इलेक्ट्रिक पे चलाते हो, फिर जाके आगे पेट्रोल पंप पे आप उसमें पेट्रोल डलवा देते हो, डीजल डलवा देते हो। इसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, आदित्य क्लियर है? सर आप कोलकाता वाले सर हो ना? मेरे घर आपसे आपके सिटी के पास ही है। वाह! बिल्कुल, राइट। आई एम बोर्न इन बिहार, ब्रॉट अप इन कोलकाता एंड करेंटली वर्किंग इन दिल्ली। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? तो स्टार्टिंग में क्या था, पेट्रोल पे गाड़ियाँ चल रही थी, फिर डीजल पे आ गई, फिर क्या है आपका इलेक्ट्रिक आ गया, फिर हाइब्रिड आ गया। हाइब्रिड के बाद अब बात हो रहा है किसका? हाइड्रोजन के बारे में। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो H2O देता है, CO2 नहीं देता है, मतलब कि नेचर फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन सबसे कम होगा, मतलब क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल है मतलब इसको हम लोग फ्यूल ऑफ द फ्यूचर मान सकते हैं, भविष्य का फ्यूल मान सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग मोमबत्ती मोमबत्ती खेलेंगे, आग से खेलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहा है? एक कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहा है? कैंडल दिख रहा है। इस कैंडल को जलाया गया है ना? इसको जलाया गया है तो इसके 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे। इसके 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला आपका आउटर पार्ट, दूसरा आपका मिडल पार्ट और तीसरा आपका इनर मोस्ट पार्ट। ठीक है? तो ये आपका कैंडल है, वैक्स कैंडल। रुको जरा 1 मिनट। तो ये तुम्हारा कैंडल है ना? ये कैंडल है और कैंडल का 3 पार्ट दिखाई दे, एक तो बाहरी हिस्सा जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको हल्का, है ना? एक ये मिडल वाला हिस्सा, ये मिडल वाला हिस्सा, और तीसरा आपका इनर हिस्सा, सबसे अंदर वाला हिस्सा। कैंडल तो क्लियर है, बैक से बन गया। हाँ, कैंडल क्लियर है, बैक से बन गया। डायग्राम बना के दिखाएँ क्या, समझ में आ रहा है? ठीक है? सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है, सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है कैंडल का, वो अच्छा सबसे आउटर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है कैंडल का, ठीक है? वो क्या होता है? वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। यहाँ पे दहन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो रही होती है। दहन की प्रक्रिया मतलब कंबशन जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है और ये ब्लू कलर का फ्लेम आपको दिखाई देता है। ब्लू कलर का फ्लेम आपको ये दिखाई देता है और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है ये। फिर बात करते हैं मिडल पार्ट के बारे में, जो आपको हल्का येलोइश दिखाई देता है। हल्का जो है येलोइश दिखाई देता है, ये वाला पार्ट। ठीक है? ये पार्ट जो है यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा होता है, आंशिक दहन हो रहा होता है। आंशिक दहन दैट इज़ पार्शियल कंबशन, ये येलो कलर का होता है। और जो अंदर वाला पार्ट है, जो इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है, ये देखोगे ब्लैक होगा। ये क्या होगा? ब्लैक होगा। ये ब्लैक ब्लैक होगा और यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। ये इनर मोस्ट पार्ट होता है जो कि गर्म नहीं होता। आपने देखा होगा बचपन में, आपने खेला भी होगा कि कैंडल है, तो इस कैंडल के आर-पार आप उँगली को ले आते हो ना, यहाँ से फिंगर को आप यहाँ से इधर लेके गए, फिर इधर ले गए ना, तो जो कैंडल में उँगली करते हो और आपका उँगली जलता नहीं है उँगली करते वक़्त, है ना? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप अपने फिंगर यहाँ पे रखोगे, है ना? आग के बाहरी तरफ रखोगे फिंगर को, तो क्या होगा? आपका हाथ जलेगा बुरी तरह। क्यों? क्योंकि आउटर लेयर है। आउटर लेयर का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे कंबशन जो है कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट कंबशन हो रहा है मतलब वहाँ पे आपको हीट ज़्यादा फ़ील होगा, राइट? उँगली आपकी जल सकती है। जो आपका मिडल पार्ट है, वहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, वो हल्का कम गर्म है, येलो वाला पार्ट। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है, जो कैंडल का अंदर वाला पार्ट है ना? वो क्या होता है? वो ब्लैक होता है और वो अनबर्न्ट वैक्स होते हैं। अनबर्न्ट वैक्स होते हैं, ठीक है? इसीलिए आप फिंगर को बिल्कुल स्पीड में ऐसे यहाँ से यहाँ लेके जाते हो, है ना? दिखाते हो, देखो, देखो मेरा हाथ नहीं जला। कारण क्या है? कारण ये है कारण ये है कि बीच में क्या है? बीच में जो दहन है, वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है? अनबर्न्ट वैक्स है। क्लियर है? समझ में आया कि डायग्राम बनाएँ हम? बता दो। हुँ? चमका ये चीज़? समझ में आया? ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है जो आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी से छापा मारे हम। सर डायग्राम बना दो। चलो ठीक है। क्लियर है? सबका क्लियर है ना? चलो फिर। ओके, ओके, ओके। मैं तुझे डायग्राम बनाने कुछ नहीं है, फिर देखो सबका क्लियर है। तुमको बताए थे फिर से हम। ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला आउटर लेयर, फिर आपका मिडल लेयर और फिर आपका इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो क्या होता है? ब्लू दिखता है। वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण दहन हो रहा होता है। फिर जो मिडल लेयर है वो हल्का आपको येलोइश दिखाई देता है और यहाँ पे जो कंबशन है वो थोड़ा बहुत हो रहा होता है, पार्शियल हो रहा होता है। यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा होता है, इसलिए हल्का मॉडरेट गर्म होता है। लेकिन जो इनर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, राइट? वो क्या होता है? वहाँ पे दहन नहीं हो रहा, वहाँ पे दहन की प्रक्रिया नहीं हो रही होती है। वो अनबर्न्ड वैक्स होते हैं, वो ब्लैक वाले, राइट? इसीलिए अंदर में अंदर में क्या होता है? वो गर्माहट आपको फील नहीं होता। आप उंगली करते हो तो आपको गर्माहट फील नहीं होता, है ना? आप फिंगर को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जब लेके जाते हो या फिर एक कैंडल जल रहा है, राइट? इसको आप सडनली ऐसे पिंच से पकड़ के बंद कर देते हो, दबा देते हो, है ना? जलते हुए कैंडल को पकड़ लोगे ना, तो बहुत स्पीड में पकड़ोगे तो क्या होगा? बुझ जाएगा, वो आपका हाथ जलने की संभावना बहुत कम है। स्लो करोगे तो जल सकता है। कारण क्या है? कारण है कि आपका हाथ बहुत स्पीड में फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को बायपास करते हुए थर्ड लेयर पे जा रहा है, क्योंकि गर्म नहीं है। उसको आप पकड़ रहे हो, ऑक्सीजन बंद हो जा रहा है, ऑक्सीजन कट जा रहा है, तो मतलब कैंडल आपका बंद हो जा रहा है। ठीक है? ओके? मृत्युंजय बोल रहे हैं मूव ऑन ही तो नहीं हो पा रहे भाई, मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है? क्या ही बताएँ? बस यही नहीं हो रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में, है ना? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जीवाश्म के बारे में। हाँ, तो वो फ्यूल जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़मीन के दबने की वजह से बनता है, वो फ्यूल, सपोज़ कोई मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ज़मीन के अंदर दब चुका है ना? वो ज़मीन के अंदर दब चुका है, तो उसके हज़ारों लाखों साल दबने के बाद उसके ऊपर पर्टिकुलर टेम्परेचर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, है ना? प्रेशर पड़ेगा, तापमान पड़ेगा, ठीक है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मर गया, मरने के बाद ज़मीन के अंदर गिर गया, गिरने के बाद एक पर्टिकुलर तापमान में वो है, राइट? एक पर्टिकुलर दबाव में है, प्रेशर में है, राइट? तो तापमान बढ़ने की वजह से और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? वो धीरे-धीरे ईंधन में, दैट इज़ फ्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है? क्योंकि वो एक तरह का जीवाश्म था, इसलिए इसको बोलते हैं फॉसिल, और वो फ्यूल बन गया इसलिए बोलते हैं फ्यूल, हेंस द वर्ड फॉसिल फ्यूल। ठीक है? ठीक है? राइट, इसका एग्जांपल क्या-क्या है? कोल आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सबके सब आपके फॉसिल फ्यूल हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है और तरीके से पढ़ा है या फिर आपने पीवाईक्यू कर रखा है, तो ये बताओ कि कोल जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन-सा है? उसके बाद कौन-सा है? उसके बाद कौन-सा? उसके बाद कौन-सा? 4 टाइप ऑफ कोल होते हैं, ठीक है? बिल्कुल 29 से स्टार्ट हो गया ना?
फिर बात करते हैं कोल के बारे में, कोयला के बारे में। तो कोल वाज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बuried अंडर द अर्थ। अगर जमीन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दब रहे हैं, अगर जमीन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दब रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, वो फॉसिल फ्यूल बनेंगे। लेकिन अगर जमीन के अंदर प्लांट पेड़ पौधे दब रहे हैं, पेड़ पौधे दब रहे हैं, तो बहुत लाखों साल के बाद क्या होते हैं, वो कोल बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं। ठीक है, जल के कोयला कोयला बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो एंथ्रासाइट तो सबसे बढ़िया हो गया, सबसे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल बताओ, सबसे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल बताइए। सबसे वर्स्ट क्या है बताओ। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ठीक है, एंथ्रासाइट तो अच्छा हो गया ना। चलो एक मेमोरी साथ रखना, एक मेमोरी साथ रखना। अ, ए भाई लाया पैसा, ए भाई लाया पैसा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है ना। पूरा ज्योग्राफी आपको जो पिछले वाले बैच में पूरा ज्योग्राफी जो है बस मेमोरी से पढ़ाए थे, पूरा ज्योग्राफी में मेमोरी से याद करवाए थे। तो पुराने बैच को याद होगा। ठीक है, बहुत तो लिग्नाइट बोल रहे हैं, ध्यान रखो, गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, ए भाई लाया पैसा। ठीक है, ए एल ए बी एल पी। ठीक है, ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब तक पढ़े हैं कि आपका फ्यूल क्या होता है, ईंधन क्या होता है ना, किस तरह से रिएक्शन होता है इसमें, कैलोरिक वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या है इसका, है ना, कैलोरिक वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं हम लोग। इसके बाद आपका हाइड्रोजन का हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, उसको हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं, लिस्ट फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोलते हैं इसको हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में बात की हम अभी भी, है ना। फिर आपका फॉसिल फ्यूल एंड कोल के बारे में बात की। अब बात करते हैं कार्बोनेशन के बारे में। कार्बोनेशन क्या होता है, जो कोल बनने का प्रक्रिया होता है ना, जो कोल बनने का प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं कार्बोनेशन, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेशन। जो कोयले के बनने का प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेशन। ठीक है, राइट। कोल कैसे बनता है आपको बताया था अभी। चलो आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर तुम एब्सेंस ऑफ एयर में बहुत स्ट्रांगली हीट कर रहे हो इसको कोल को, है ना, अगर तुम एयर के गैर मौजूदगी में, अगर तुम वायु के गैर मौजूदगी में बहुत तेजी से कोल को जब हीट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। काहे करते हैं, हमको क्या खुजली हो गया, क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करते हैं। और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इससे, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इससे, बताओ जरा, क्या क्या बनेगा इससे, बनेगा कोल गैस, इससे बनेगा कोल गैस। इसके बाद क्या बनेगा, कोल टार, कोल टार, है ना। इसके बाद क्या बनेगा आपका, कोक बनेगा। ये पीने वाला कोक नहीं है, ये पीने वाला कोक नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक करके उठाते हैं, बात करते हैं कोल गैस के बारे में। कोल गैस क्या होता है ना, अभी हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या करते हो आप, कोल गैस बनाते हो। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या करते हो, कोल गैस बनाते हो। अब ये कोल गैस जो बनाए हम लोग ना, जो हम कोल गैस बनाए, ये होता क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, लिख देते हैं ताकि तुम लोग के खोपड़िया में छप जाए, हाँ। इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या होता है, अभी इस्तेमाल होता है क्या, तो अभी तो नहीं, लेकिन बहुत पहले, लगभग लगभग 1810 के आसपास, 18वीं सदी में, लगभग लगभग 1810 के आसपास इसको स्ट्रीट लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट, इट वाज यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट इन लंदन। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कोल टार के बारे में, है ना, क्योंकि हम पढ़े थे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से कोल टार भी बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल टार भी बनता है। अब ये कोल टार क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 200 कार्बन कंपाउंड। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 200 कार्बोनिक कंपाउंड्स। ये लगभग लगभग 200 कार्बनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। एग्जांपल आपका टोल्यून हो गया, टोल्यून हो गया। एग्जांपल आपका नेथलीन हो गया, नेथलीन तो देखे होगे ना, नेथलीन तो देखी होगी, है ना। आपका एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं हम। ठीक है, इसके अलावा फेनॉल हो गया, फेनॉल हो गया, है ना। ठीक, ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब जो एग्जांपल्स हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे है ना, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कोल टार हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल होते हैं ये। ठीक है, राइट। इसके अलावा आपका ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं ये, ड्रग्स, हाँ, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बनता है इससे। इसके अलावा सिंथेटिक डाइस बनता है इससे, सिंथेटिक डाइस बनता है इससे, है ना। आपके परफ्यूम बनते हैं इससे, परफ्यूम्स, परफ्यूम बनते हैं इससे। इसके अलावा इससे पेंट भी बनता है, पेंट भी बनता है। इससे एक्सप्लोजिव्स भी बनते हैं, एक्सप्लोजिव्स। ओके, ठीक है, बिल्कुल यदि मेडिकल पर्पस में भी इस्तेमाल किया था बहुत जगह इसका। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिटुमिन, है ना, रमेश चौधरी, रमेश चौबे, बिल्कुल। कोल टार हैज बीन यूज्ड फॉर मेटलिंग रोड्स। बहुत समय तक कोल टार का इस्तेमाल किया जाता था रोड रोड को मेटल करने के लिए, बहुत समय तक। रोड को क्या लिख रहे हैं बे? एक मिनट रुकना जरा। ओके, तो बहुत समय तक, बहुत समय तक रोड को मेटल करने के लिए, रोड को मेटल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, कोल टार का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, राइट। चलिए, विटामिन भी बनता है, विटामिन भी बनता है, बिल्कुल, जो चौबे जी बोले लिख देते हैं हम। ठीक है, विटामिन भी बनता है। चलिए अब बात करते हैं कोक के बारे में। सर सीएपीएफ का रेटिंग टॉपिक का आइडिया दीजिए, अभी पढ़ाई कर लीजिए, रेटिंग टॉपिक का आपको आइडिया मिलेगा, है ना। चलो अब बात करते हैं उसके बारे में, कोक के बारे में, है ना। तो कोक, कोक के बारे में दो तीन फैक्ट याद रखना। पहला फैक्ट ये है, इट इज 98% कार्बन, इट इज 98% कार्बन, 98% कार्बन होता है ये। दो सेकंड नंबर फैक्ट याद रखना कि ये ऑलमोस्ट, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक बड़ा नहीं है, एकदम छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा, बिल्कुल तुम लोगों के तुम लोगों के मेमोरी की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम इज अ काइंड ऑफ डार्क कलर थिक लिक्विड फॉसिल फ्यूल, है ना। ये क्या होता है, एक डार्क कलर, एक डार्क कलर थिक, थिक लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है ये, लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद इसका स्मेल तो बताइए, बहुत जबरदस्त होता है, मजा आता है, स्ट्रॉन्ग फॉल स्मेल होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग फॉल स्मेल होता है। अगर यकीन नहीं है तो बाइक का टंकी खोलना, जिसके पास बाइक है, ठीक है, टंकी ओपन करना, टैंक ओपन करना और नाक लगा के सुनना, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कारण सवाल ये कि ये स्मेल आता कैसे, किसके वजह से स्मेल आता है, तो ये आता है सल्फर की वजह से, ये स्मेल आता है सल्फर की वजह से। ठीक है,
ये इसमें आता है सिल्क वैसे। इसको हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, इन जनरल टर्म क्रूड ऑयल ही बोलते हैं हम लोग, है ना। और क्योंकि देश का जो इकोनॉमी है ये काफी हद तक पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द पेट्रोलियम वेल्थ, दैट्स व्हाई पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा था ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, लोगों ने कोयले को मार्क कर दिया, गलत बात है। ठीक है, ठीक है, कोल नहीं होगा, ब्लैक गोल्ड जो है पेट्रोलियम होता है ना। जब पेट्रोलियम के नाम के बारे में बात करें तो ये एक लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है ना। पेट्रा मतलब होता है रॉक, पेट्रोलियम में जो पेट्रा वर्ड है ना इसका मतलब होता है रॉक, इसका मतलब होता है रॉक, है ना। और ओलियम मतलब होता है ऑयल, लियम मतलब होता है ऑयल। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रॉक ऑयल। ठीक है, बिल्कुल मृत्युंजय जान भी काला सोना है ना, ब्लैक गोल्ड। यहाँ तक चमक रहा है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फैक्चुअल है, कुछ करना नहीं है, बस क्लास को देखते रहना है और ये जो है समझ में आती रहेंगी। ठीक है, अब क्योंकि पेट्रोल के बारे में बात हो ही रहा है तो ये बताते हैं कि पेट्रोल का ओरिजिन कैसे हुआ। पेट्रोल के ओरिजिन के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर एंड अर्थिंग पार्टिकल्स। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट होते हैं, वाटर होते हैं, कुछ अर्थिंग पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना दो इम्परवियस रॉक्स के बीच आपको मिलता है पेट्रोलियम, दो इम्परवियस रॉक्स के बीच आपको मिलेगा पेट्रोलियम, मिलेगा पेट्रोलियम मिलेगा। ठीक है, राइट, चलो। तो फॉर्मेशन के बारे में बताए थे कि फॉर्मेशन कैसा होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन कैसा होता है। फॉर्मेशन कैसा होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, बहुत समय तक अगर अगर सी एनिमल्स या प्लांट्स जमीन के अंदर दबे रह जाएंगे बहुत साल तक, लाखों साल तक, तो क्या होता है, पेट्रोल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मॉडरेट डेप्थ आपको मिलता है पेट्रोल लगभग लगभग आपको 500 से लेके 500 मीटर मीटर से लेके 200 मीटर तक आपको पेट्रोल मिलता है, मॉडरेट डेप्थ मिलता है, बहुत आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, मॉडरेट डेप्थ 500 से लेके 200 मीटर। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना कि पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर, पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, ठीक है, इसे देखोगे आप पेट्रोल जो पानी पे तैर रहा होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ और चीज था। यहाँ पे पेट्रोलियम की यूज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, कंस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की यूज के बारे में बात किया गया है। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। ठीक है, तो पेट्रोल जो है इसको हम लोग एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। राइट, इसके अलावा आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो कहाँ से ऑप्टेन होता है, पेट्रोलियम से ऑप्टेन होता है। वैसलीन जो है ये आपको पेट्रोलियम से मिलता है ना, वैसलीन जो है पेट्रोलियम से मिलता है ना। इसके अलावा पेट्रोलियम से आपको मिलता है पैराफिन वैक्स, यहाँ से आपको मिलता है पैराफिन वैक्स आपको मिलता है ना। इस पैराफिन वैक्स से क्या बनता है, इस पैराफिन वैक्स से बाद में देखो कैंडल बन रहा है, कैंडल बन रहा है, जिसके बारे में बात की 3 लेयर होते हैं। इस पैराफिन वैक्स से देखोगे पॉलिश बनता है, काफी सारा क्या बनता है, पॉलिश बनता है ना। इस पैराफिन वैक्स से देखोगे वैक्स पेपर बनते हैं, वैक्स पेपर बनते हैं जिसके ऊपर आप फोटो निकालते हो ना, जहाँ फोटो निकालते हो, राइट, जहाँ फोटो निकालते हो, राइट, तो जिस पेपर के ऊपर आपका फोटो निकलता है वो क्या होता है, काफी चिकना सा होता है, राइट, काफी स्मूथ होता है वो सरफेस उस पेपर का, तो वैक्स पेपर होता है जो कि पैराफिन वैक्स से बनता है। ठीक है, इसके अलावा काफी सारे ऑइंटमेंट। ठीक है, राइट, ये सब जो है आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल के। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कि एलपीजी का इस्तेमाल कहाँ होता है, पेट्रोल का, किरोसिन, डीजल, इन सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सब बातें लिखी गई हैं, आपको पता है सब, है ना। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो क्या होता है, ये इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। यहाँ पे लिख देते हैं, इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिख लो, मीथेन, इथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मीथेन कितना परसेंट, तो 85%, 85%। इथेन कितना परसेंट होता है इसमें, लगभग लगभग 10% होता है इथेन, और लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5% जो आपका प्रोपेन होता है। ठीक है, तो मीथेन 85%, इथेन 10% एंड प्रोपेन 5% सबको मिला दो तो क्या होता है, आपका नेचुरल गैस होता है। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल गैस होता है, क्लियर है। ठीक है, नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो ये भी फॉर्म हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर अगो अलॉन्ग विद पेट्रोलियम विद माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब भी माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट है, एनिमल वो मर जाते हैं तब जाते हैं जमीन के नीचे, तो क्या होते हैं, धीरे कन्वर्ट होते हैं किसमें, एरोबिक कंडीशन के धीरे धीरे कन्वर्ट होता है आपके नेचुरल गैस के अंदर, नेचुरल गैस में। ठीक है, क्लियर है। अच्छा लिखा तो है, लिखा तो है, चलिए, यहाँ 5% होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लिखा हुआ 5% होगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूल के बारे में बात किया गया। एलपीजी का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, एलपीजी होता है मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। ये किसका मिक्सचर होता है, ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन का। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर जो स्मेल आता है ना, आपके जो रसोई घर में देखो कभी गैस लीक होता है तो स्मेल आता है, वो स्मेल किसके वजह से आता है, वो स्मेल आता है इथाइल मरकैप्टन की वजह से, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, ध्यान रखना इथाइल मरकैप्टन जो है उसका कंबशन का कोई रोल नहीं है, उसको बस इसीलिए ही डाला जाता है, उसको डालने का वजह बस एक ही है कि लीकेज को पकड़ा जा सके, उसको डालने के पीछे रीजन एक ही है कि लीकेज को पकड़ा जा सके। ठीक है, राइट। मुखिया जी आपको बताया थे पहले, बहुत पहले बता रखे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रिवीजन नहीं कर रहे लोग यहाँ पे, ध्यान रखना पे एलपीजी के बारे में बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किसका मिक्सचर होता है, ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन का, राइट। और ये इसमें इथाइल मरकैप्टन इसलिए डाला जाता है ताकि आपके घर में जब भी गैस लीक हो तो इसमें जो आता है ना बेसिकली इथाइल मरकैप्टन का ही स्मेल होता है। इसके अलावा सीएनजी दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन, इसमें क्या होता है, मीथेन और इथेन होता है। इसके अलावा कोल गैस के बारे में बात करें तो कोल गैस को हम ऑलरेडी पहले बता रखे हैं कि मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। बायोगैस के बारे में बात करें तो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर गैस के बारे में बात करें तो CO2 होता है, प्रोड्यूस गैस के बारे में बात करें तो CO2। ये तो नहीं पूछेगा, पूछा भी नहीं है, राइट। लेकिन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस, इतना ये तीनों तो आपको रट लेना है, तीनों मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, ये तीनों मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। ध्यान रखना वाटर गैस जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से बनता है, और प्रोड्यूसर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन से बनता है, बट पूछा नहीं है, पूछ सकता है, इसे आपको यहाँ पे लिखवा दिया। अब बात करते हैं पॉलीमर के बारे में, हिंदी में बोलते हैं बहुलक, है ना, हिंदी में बोलते हैं बहुलक। आपको बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि सपोज मान लो कि आपका प्रोटीन है, अब प्रोटीन बनता कैसे, प्रोटीन एक लंबे चेन से बनता है, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, इस तरह अमीनो एसिड का एक लंबा चेन बनता है, इस तरह अमीनो एसिड का एक लंबा चेन बनता है, और इसी को बोलते हैं प्रोटीन, इसी को बोलते हैं प्रोटीन, है ना, इसी को बोलते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, बेसिकली अमीनो एसिड का बहुलक है, पॉलीमर है। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है
ठीक है। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले हैं और मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म किए हैं, है ना, मिलके कंप्लीट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाए हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमर, इसको बोलते हैं पॉलीमर। अच्छा, हर एक पॉलीमर इसके अंदर जो एक-एक यहाँ पे अमीनो एसिड है, ये पहला अमीनो एसिड, ये सेकंड अमीनो एसिड, ये थर्ड अमीनो एसिड, ये फोर्थ अमीनो एसिड, इसको बोलेंगे मोनोमर, इसको बोलेंगे मोनोमर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस कुछ नहीं होता है बेसिकली, एक गैसेस फ्यूल होता है जो कि कोल या फिर आप जब कोल या फिर कोक को जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में चला रहे होते हो ना, है ना? आप एयर का सप्लाई को लिमिट कर दो, उसमें स्टीम को आप ऐड कर दो और कोल या कोक को बंद करो, जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसका इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? बुझाया? चलो। तो पॉलीमर और मोनोमर क्लियर है? पॉलीमर और मोनोमर, ये एक आपका अमीनो एसिड है ना, ये तरह का मोनोमर है, ये भी अमीनो एसिड, ये तरह का मोनोमर है। इस टाइप के बहुत सारे अमीनो एसिड मतलब मोनोमर मिलेंगे तो क्या होगा बेसिकली, एक पॉलीमर बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो एक छात्र, सेकंड स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, है ना? 7 लोग मिलकर क्या बन गया? कोचिंग बन गया। ठीक है? ओके? चलिए। अब क्योंकि आपको पॉलीमर और मोनोमर क्लियर है, तो बहुत सारे पॉलीमर और मोनोमर लिखवा जो एग्जाम में आया है। तो केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद चले जाओगे, हाँ, वो जादू आएगा मेरे को लेने के लिए ना, जादू आएगा मेरे को लेने के लिए, हम फिर चले जाएंगे वापस अपने कोला पे। यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। मेरा यूजर आईडी आपके पास रहेगा टेलीग्राम का, बोलो तो नंबर भी दे देंगे। नहीं, नंबर नहीं देंगे, ज़्यादा हो जाएगा। यूजर आईडी रहेगा आपके पास, तो कोई दिक्कत हो, कोनो दिक्कत हो, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे। ठीक है? चाहे किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, ये आपका पॉलीमर है, यहाँ पे लिखेंगे पॉलीमर, यहाँ पे लिखेंगे मोनोमर। ठीक है? पॉलीमर और मोनोमर। रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है? तो यहाँ पे रखते हैं डीएनए और आरएनए। अब ये बताओ, बायोलॉजी में पढ़ा, फटाफट बताओ कि डीएनए और आरएनए, आरएनए किससे मिलकर बनता है? डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बनता है? इसका मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या होता है? एक मशीन बनाते हैं, उसके बाद डीएनए बनता है। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? ठीक है? फिर बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, है ना? प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन के बारे में बात करें, तो ये किससे, इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अभी आपको बताया था, अभी तुम लोग को बताया कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिला क्या बनता है? बहुत सारे अमीनो एसिड मिला प्रोटीन बनता है, राइट? तो आपका अमीनो एसिड क्या हो गया? मोनोमर हो गया, और प्रोटीन क्या हो गया? पॉलीमर हो गया, है ना? इसके अलावा आप ले लो स्टार्च को ले लो, स्टार्च को ले लो, या फिर आप ले लो ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन को ले लो, है ना? या फिर आप ले लो सेलुलोज को, सेलुलोज को ले लो। इन सबका मोनोमर क्या है? इन सबका मोनोमर है आपका ग्लूकोज। इन सबका मोनोमर क्या है आपका? ग्लूकोज, है ना? इसके अलावा आपका नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। ठीक है, राइट? इसका मोनोमर क्या है आपका? आइसोप्रीन। क्या है आपका? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। ठीक है? अच्छा, सिंथेटिक रबर बोले तो, सिंथेटिक रबर, इसका मोनोमर क्या होगा आपका? बताओ। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। हैं? दिन प्रतिदिन मेरा हैंडराइटिंग सुबह नल्ला होता जा रहा है, मेरे ड्राइंग डायग्राम की तरह। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पता नहीं बचपन में कैसे मिल गया सर्टिफिकेट मेरे को हैंडराइटिंग कंपटीशन में। पीवीसी, पीवीसी के बारे में बात करते हैं, तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। आई होप इट इज रेडिबल, है ना? फिर बात करते हैं पॉलीथीन के बारे में, पॉलीथीन के बारे में बात करते हैं। पॉलीथीन, है ना? पॉलीथीन का मोनोमर क्या आपका? इथीन, इथीन है। ठीक है? अच्छा, मान लो आपके एग्जाम में इथीन नहीं लिखा होगा तो इथिलीन दिया होगा, इथिलीन दिया होगा। इथिन नहीं होगा तो क्या होगा? इथिलीन होगा। ठीक है? इकोनॉमिक्स देखते हैं, है ना? इकोनॉमिक्स देखते हैं, अभी श्योर नहीं है, जैसा आपको इन्फॉर्म करिएगा प्रोबेबली कमा सकेंगे। ठीक है? चलो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बता दें, अगर मान लो आपके एग्जाम में, अगर तुम्हारे एग्जाम में सिंथेटिक रबर ना लिख के, सिंथेटिक रबर ना लिख के नियोप्रीन लिखते तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है? सिंथेटिक रबर के बदले नियोप्रीन लिखते और बोले कि ये बताओ कि नियोप्रीन जो है, लिख देते ना यहाँ पे, ये बताओ कि नियोप्रीन जो है इसका मोनोमर क्या है, तो क्या होगा? आइसोप्रीन। ठीक है? बुझा रहा है? साइंस तो रिवाइज कराएंगे, डोंट वरी, साइंस का रिवीजन होगा। ठीक है? साइंस अगर एक भी सवाल छूटा, याद रखना बेटा, 10 नंबर का चप्पल पहनते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं फाइबर के बारे में, अब बात करते हैं फाइबर के बारे में। तो फाइबर क्या होता है? बहुत पतला सा धागा की तरह होता है, बहुत पतला, अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, है ना? फॉर्म जिससे आप कपड़ा बुन रहे होते हो। ठीक है? बहुत पतला धागा होता है जिससे आप कपड़ा बुन रहे हो, उसको बोलते हैं फाइबर। अब फाइबर होता है दो तरह का। फाइबर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है नेचुरल फाइबर, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दो तरह का फाइबर होता है, ध्यान रखना आप लोग। नेचुरल फाइबर के बारे में बात करें, तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर है जो कि आपको मिलता है प्लांट से, है ना? जो ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ये देखो प्लांट, ठीक है? ये प्लांट से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो गया? उदाहरण क्या हो गया? सिल्क हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, वूल हो गया, आपका फ्लैक्स हो गया, है ना? आपका जूट हो गया, जूट हो गया। ये सब जो है आपके नेचुरल फाइबर है। ठीक है? ओके? ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर, ठीक है? तो ये वो हैं जो कि केमिकल्स से ऑब्टेन होते हैं, ये प्लांट से नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके केमिकल से, रसायन से, केमिकल से, रसायन से। ठीक है? ओके, चलिए। फॉर एग्जाम्पल आपका रेयन हो गया, रेयन हो गया, है ना? इसके अलावा आपका नाइलॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, राइट? पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर हो गया, राइट? आपका केवलार हो गया, केवलार, केवलार तो बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम पूछा एग्जाम में, केवलार के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है? बिल्कुल जॉन स्नो, बिल्कुल सही बात है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया ना? ठीक है? चलिए, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, एक करके देखते हैं, एक करके चीज़ को समझते हैं, है ना? अब आपके जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, उसके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, है ना? एग्जामिनर को नेचुरल से मतलब नहीं है, सिंथेटिक से मतलब है, वहाँ से एग्जाम में पूछे गए सवाल। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में पूछा था रेयन के बारे में, रेयन के बारे में पूछा गया था। ध्यान रखना, जो रेयन है ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है ना? और ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है? चलो, इसके बाद आपका एग्जाम पूछा था नायलन के बारे में, परीक्षा में पूछा था नायलन, नायलन, नायलन के बारे में पूछा था। नायलन जो है, नायलन जो है, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है, इट्स अ काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है। एग्जाम पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। ठीक है? ध्यान रखना आप लोग। ठीक है? इसके अलावा आपका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या आपका आर्टिफिशियल फाइबर, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर, ये भी है ना? ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है।
इसके अलावा आपका एक और है एक्रिलिक। एक्रिलिक, ठीक है, एक्रिलिक है ना? इसको इससे वूल बनता है, पता है कि नहीं? इससे वूल बनता है। इससे क्या बनता है? वूल बनता है, ऊन बनता है इससे। इसके बाद केवलर, केवलर, केवलर के बारे में बात करें तो इससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है। इससे क्या बनता है? बुलेट प्रूफ जैकेट। क्या बनता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है ना? इस बात पे बहस हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, ठीक है? तो केवलर ध्यान रखो, केवलर जो है इससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, ठीक है? चलो, इसके अलावा टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो पहला आपका आता है थर्मोप्लास्टिक। फर्स्ट वन इज योर थर्मोप्लास्टिक। पहला आपका आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करें तो इट कैन बी सॉफ्टेंड, ठीक है? इसको आप लगातार सॉफ्ट कर सकते हो। इट कैन बी सॉफ्टेंड, उसको आप लगातार सॉफ्ट कर सकते हो, कैसे? हीट करके, ठीक है? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिनको आप हीट करके लगातार सॉफ्ट कर सकते हो, और सॉफ्ट करके इनका शेप जो चेंज कर सकते हो। इनका बार बार आप शेप जो चेंज कर सकोगे, ये ब्रेक नहीं होगा। जब भी हीट करोगे ये सॉफ्ट होगा, राइट? और इसका शेप चेंज होगा। एग्जाम में पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक एग्जाम पूछा था? तो पॉलीथीन। पहला एग्जांपल था अपना पॉलीथीन। पॉलीथीन एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट ये एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है। आपका टेफ्लॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है। ये सारे जो एग्जांपल है, जो एग्जाम में आपको पूछे गए कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक आपके दो तरह का होता है, प्लास्टिक आपके दो तरह का होता है। पहला आपका होता है थर्मोप्लास्टिक, पहला आपका क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। और जो दूसरा प्लास्टिक है, जो दूसरा प्लास्टिक वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या था? हीट करोगे, हीट करोगे तो शेप चेंज कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा। लेकिन इसको अगर आप हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करोगे, है ना, तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। वो क्या होता है? सॉफ्ट आता, सॉफ्ट शेप चेंज कर लेता, बट ये क्या होगा? ये सॉफ्ट होकर मोल्ड नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट होकर मोल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है आपका? बेकेलाइट। बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। ये क्या हो गया? एक मिनट में, मेलामाइन हो गया, ठीक है? सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है? ओके। जो बेकेलाइट है इसी से बनता है आपका इलेक्ट्रिक स्विचेस, इसी से बनता है आपका इलेक्ट्रिक स्विचेस, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक स्विच बनता है आपके घर में जो बोर्ड है इलेक्ट्रिक स्विच वाला, वही से बनता है, वही से बनता है, ठीक है? राइट? तुम लोग यही कर लो पहले। यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा जो बर्तनों का हैंडल होता है, देखो ना, जो बर्तन का हैंडल होता है ना? फॉर कुकर का हैंडल होता है, जो आपके सॉस पैन का हैंडल होता है, वो सब किससे बनता है? ये सब आपके बेकेलाइट से बनता है। यूटेंसिल्स, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है? बर्तन का जो हैंडल होता है किससे बनता है? बेकेलाइट से बनता है। मेलामाइन से क्या बनता है? मेलामाइन से क्या बनता है? तो ये फायर, यहाँ नहीं बताएंगे, अगले पेज में बताएंगे, ठीक है? मेलामाइन, ओके, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई पे। हम्म, सर बिल्ली पढ़ने नहीं दे रही, बिल्ली फिर जाएगी क्या? कहाँ पे है? दिख तो नहीं रही मेरे को, दिख तो नहीं रही है। दिखे तो बताएं। हम्म, चलो, बात करते हैं मेलामाइन के बारे में। मेलामाइन जो है ये फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है। फायर रेजिस्टेंट, ठीक है? ये फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है। मतलब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा फायर प्रूफ जैकेट, है ना? इससे बनेगा फायर प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, ठीक है? राइट, चलिए, ओके। चलो, इसके अलावा ये जो आपका मेलामाइन है, आपका जो इससे आपका मेलामाइन है, इससे क्या बनता है? माइक्रो ओवन में जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हो, है ना, जो यूटेंसिल आप ओवन में इस्तेमाल करते हो, जो यूटेंसिल्स आप इस्तेमाल करते हो ओवन में, है ना, वो बनता है, वो बनता है इससे, ठीक है? इसके अलावा वायर का कोटिंग देखो ना, वायर का कोटिंग इसी से क्या आता है? वायर का कोटिंग जो इसी से क्या आता है, ठीक है? इसके अलावा इससे बहुत ज़्यादा टाइल्स भी बनता है, टाइल्स भी बनता है इससे, ठीक है? इससे बहुत ज़्यादा टाइल्स भी बनता है, ठीक है? बुझा रहा है ना? चलिए, अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, टेफ्लॉन। एक और चीज़ है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ध्यान रखना, टेफ्लॉन जो है इससे नॉन स्टिक यूटेंसिल बनता है। टेफ्लॉन से क्या बनता है? नॉन स्टिक पैन होता है, नॉन स्टिक पैन होता है, जो आपका नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, वो किससे बनते हैं? वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं आपके टेफ्लॉन से, ठीक है? ठीक। अच्छा, पॉलीकार्बोनेट से क्या बनता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट से क्या बनता है? तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है, बुलेट प्रूफ ग्लास, ठीक है? बुलेट प्रूफ ग्लास। ध्यान रखना, केवलर जो है उससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, और पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है, ठीक है? क्लियर है? तुम लोग यहाँ ध्यान दो, बिल्ली बिल्ली करना बंद करो। ओके, बिल्कुल, ये टेफ्लॉन जो है ना, ये कैंसर सेल्स बनाता है। ये टेफ्लॉन जो है कैंसर सेल बनाते हैं, तो नॉन स्टिक पैन जो इस्तेमाल करने लगे, टेफ्लॉन बंद हो गया, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कुछ एक्सप्लोजिव्स के बारे में। तो प्लास्टिक यहाँ दिखा, प्लास्टिक पहले ही पढ़ा दिया हमने। चलो कोई ना। अब बात करते हैं एक्सप्लोजिव्स के बारे में। विस्फोटक, ठीक है? अब बात करते हैं विस्फोटक के बारे में, एक्सप्लोजिव के बारे में, ठीक है? चलो, अरे चलिए, वेट, रुको रुको रुको। डायनामाइट, है ना? डायनामाइट, डायनामाइट, ठीक है? तो एक्सप्लोजिव के अंदर क्या आएगा? डायनामाइट आएगा, डायनामाइट आएगा। डायनामाइट क्या एक तरह का एक्सप्लोजिव है जो किससे बनता है? नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है, मेड अप ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या मतलब? क्लास पाकिस्तान से लाइव हो रहा है? ठीक है? तो नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है। सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय अ स्वीडिश केमिस्ट इंजीनियर, का नाम था अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है? नाम था अल्फ्रेड नोबेल, लेकिन काम इनका नोबेल वाला नहीं था, ठीक है? इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं माइनिंग में। इसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? माइनिंग में, राइट? इसको इस्तेमाल करते हैं माइनिंग में, ठीक है? अच्छा, अगला जो आपका है टीएनटी। अगला क्या आपका? टीएनटी, ये भी एक तरह एक्सप्लोजिव है, राइट? ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ठीक है? ट्राई नाइट्रोटोल्यून, है ना? ट्राई नाइट्रोटोल्यून ये भी एक्सप्लोजिव तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टीएनपी, टीएनपी दैट इज ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, है ना? ट्राई नाइट्रोफेनॉल जो है आपके एग्जाम में ट्राई नाइट्रोफेनॉल ना लिखा रहे और पिक्रिक एसिड लिखा रहे, पिक्रिक एसिड लिखा रहे तो घबराना नहीं है, ठीक है? पिक्रिक एसिड कोई एसिड नहीं है, पिक्रिक एसिड तरह एक्सप्लोजिव है। पिक्रिक एसिड जो है एक तरह का एक्सप्लोजिव है, ठीक है? राइट? चलो,
ये तरह एसिड नहीं, तरह एक्सप्लोसिव है, ठीक है। इसका एक और आपका एक और एक्सप्लोसिव है टीएनजी, टीएनजी दैट इज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, बहुत डेंजरस होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ये भी तरह एक्सप्लोसिव है। अच्छा ये एक्सप्लोसिव है लेकिन इसको बोलते हैं नोबल ऑयल, नोबल ऑयल, ये तरह का ऑयल नहीं है, नोबल ऑयल बोलते हैं बट ये ऑयल नहीं है, ये एक्सप्लोसिव है। इसको पेट्रिक एसिड बोलते हैं बट ये एसिड नहीं है, ये एक्सप्लोसिव है, ठीक है। ये तरह क्या है, एक्सप्लोसिव है, ठीक है। अच्छा ये टीएनजी जो है ना, ये टीएनजी है, इसी से बनता है डायनामाइट, इसी का इस्तेमाल करते हैं डायनामाइट बनाने में, इसी का इस्तेमाल करते हैं क्या करने में, डायनामाइट बनाने में, है ना। चलो अच्छा एक और आखिरी तो बोलिए आरडीएक्स, आरडीएक्स, है ना, आरडीएक्स, आरडीएक्स दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक बा। इसका केमिकल नेम क्या पता है, एनीवन नोस केमिकल नेम क्या है इसका, बताओ। ये आलू बम कौन बोल रहा है बे? बताओ। बहुत छोटा सा नाम है इसका, साइक्लोटेट्रामिथाइल नाइट्रिनाइट्रामाइड, ठीक है, बहुत छोटा सा स्पेलिंग है, साइक्लोटेट्रा मिथाइल, मिथाइल नेट्री नेट्रामाइड, बहुत छोटा स्पेलिंग है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए कुछ बात और ध्यान रखना, इसका कुछ नाम और भी है, इसका कुछ नाम और भी है, फॉर एग्जांपल साइक्लोनाइट, इसको आप साइक्लोनाइट भी बोलते हो, इसको आप साइक्लोनाइट भी बोलते हो, है ना। इसको आप T4 ही बोलते हो, T4, इसको आप T4 ही बोलते हो, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज फ्रेंच, जॉर्ज हेनिंग, सॉरी जॉर्ज हेनिंग नाम बोल रहे थे हम, जॉर्ज फ्रेंच बोल रहे थे, जॉर्ज हेनिंग, जॉर्ज हेनिंग, ठीक है। हैं इतना छोटा मैं याद नहीं रखता, छोटा सा याद है मैं तुझे, पढ़ाई कर लो, हैं, ठीक है। मेरी एक्स भी छोड़ी थी, उसको ही भूल गया, तुम पे एक्ट लगे, यही बोल पाओगे तुम लोग, ऑक्सफोर्ड लगे तुम लोग पे, चुप हो जाओ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या? सर आपसे डाउट कैसे पूछें, डाउट ऐसे पूछे कि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज कराएंगे अभी हम, है ना। और डाउट कैसा है कि अभी ग्रुप ओपन करेंगे हम, जिसको डाउट 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 पूछना है आप पूछे ना, ठीक है, क्लियर है। और जो लोग ग्रुप में नहीं है उनके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है, टेक यूजर आईडी है, आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे इरेलेवेंट टेक्स्ट मत करना कि सर कैसे हो, सर सो उठ गए, मीम्स भेज रहे हैं कुछ लोगों को, ये सब मत करना प्लीज, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं लोग, आज पढ़ें लोग फ्यूल पॉलीमर प्लास्टिक एंड एक्सप्लोसिव्स, राइट। हम लोग पढ़े फ्यूल क्या होता है, जो भी चीज जो कंबशन होता है उसको बोलते हैं फ्यूल, फॉर एग्जांपल वुड कोल पेट्रोलियम केरोसिन, ठीक है। सारे फ्यूल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं मतलब हाइड्रोजन कार्बन मिलकर बनते हैं, फ्यूल को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी देता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। इसके बाद कैलोरी वैल्यू के बारे में बात की हम लोग फ्यूल की क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, और कैलोरी वैल्यू कैसे करते हैं, मेजर करते हैं हम लोग, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, एंड सबसे हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन जो एक क्लीन फ्यूल है, सबसे कम पोल्यूशन फैलाता है, इसको हम लोग फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी बोलते हैं, फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बात है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में बात करते हैं हम लोग ये देखें कि जो फ्लेम है इसका 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर है, लेयर है, सबसे ज्यादा गर्म ये होता है, सबसे ज्यादा गर्म ये होता है, यहाँ पे पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। फिर जो मिडिल लेयर है, यहाँ पे आंतरिक दहन हो रहा होता है, दैट इज पार्शियल कंबशन हो रहा होता है, ये येलो कलर का होता है। और जो बिल्कुल इनर लेयर है, जो इनर लेयर है वहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं वहाँ पे, राइट, जो ब्लैक कलर के होते हैं, और ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आप ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी डायग्राम में पढ़ा के हम चिपका दिए। फिर बात की फॉसिल फ्यूल के बारे में, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसके एग्जांपल ध्यान रखना आपको, कोल के बारे में आपको याद रखना है और कार्बोनेशन याद रखना है। इसके अलावा बात की हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में, जब कोल को आप स्ट्रांगली हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इससे 3 चीजें ऑब्टेन होता है, पहला क्या होता है, कोल गैस, कोल टार, कोक, कोल गैस, कोल गैस, कोल टार, कोक, ठीक है, ठीक है ना। चलो इसके बाद कोल गैस के बारे में बात करें तो कोल गैस जो है ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है। 1810 में 1810 में इसको एज अ स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल किया जाता है लंदन में, बट अभी इस्तेमाल नहीं होता है। फिर कोल गैस के बारे में बात की कि रोड को मेल्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है, 200 कार्बनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, क्या बनता है, इससे पेंट एक्सप्लोसिव, आपका सिंथेटिक फाइबर बनता है, प्लास्टिक सिंथेटिक डाइस बनता है, परफ्यूम बनता है, ब्यूटेन में इस्तेमाल होता है, है ना। फिर बात की हम लोग कोक के बारे में, कोक क्या होता है, 98% कार्बन होता है ना, काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। फिर बात की पेट्रोल के बारे में, जो क्रूड ऑयल होता है, कंट्री का बहुत सारा जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना, राइट। पेट्रोल मतलब होता है रॉक, और हीलियम मतलब होता है ऑयल, दैट इज रॉक ऑयल, है ना। फॉल स्मॉल स्मेल इसके अंदर जो आता है उसके वजह से आता है, सल्फर की वजह से आता है, सल्फर की वजह से आता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं, तो पेट्रोलियम कैसे ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में आपको बताए थे, है ना। फिर आपको बात की हम लोग यहाँ पे कुछ एलपीजी है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, इनके यूज के बारे में बताया था आपको। नेचुरल गैस के बारे में बताया, दैट इज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, मीथेन 85%, इथेन 10%, प्रोपेन जो है 5% यहाँ पे होता है। एलपीजी दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये किसका मिक्सचर होता है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन का। इसमें और क्या होता है, इसमें इथाइल मरकैप्टन होता है, क्यों होता है, ताकि जब गैस लीक हो तो आपके जो घर में स्मेल फैलता है ना, जैसे आप पता लगाते हैं कि हाँ गैस कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, वो किसके वजह से होता है, इथाइल मरकैप्टन की वजह से होता है। इसके अलावा सीएनजी दैट इज मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन। कोल गैस के बारे में बात की हम लोग, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बायोगैस के बारे में बात की मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस याद रखोगे, ऑल दो नहीं पूछा बट याद रखोगे, ठीक है। फिर पॉलीमर के बारे में बात की, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, एक है तो मोनोमर, बहुत है तो पॉलीमर, है ना, एक है तो मोनोमर, बहुत है तो पॉलीमर। पॉलीमर को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, बहुलक बोलते हैं। मोनोमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, याद आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग बहुत सारे पॉलीमर एंड मोनोमर के बारे में, फॉर एग्जांपल डीएनए आरएनए क्या होगा, प्रोटीन का क्या होगा, स्टार्च, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन का क्या होगा, नेचुरल रबर क्या होगा, उसको हम लोग नियोप्रीन बोलते हैं, सिंथेटिक रबर पीवीसी एंड पॉलीथीन, इन सबको आप ध्यान रखोगे। फाइबर के बारे में मित्रों, अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का